नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पूरा राजस्थान दुखों में डूबा है। 21 लाशों के बोझ के तले दबा हुआ है और तभी जुबान से पूछ रहा है कि क्या सच में यह हादसा है? क्या वाकई सच में दुर्घटना है या किसी ने साजिश के तहत इनको मारा है? सोचिए जरा, जो बस शमशान बनी, जो बस ना तो नियमों के मुताबिक बनी, ना ही सुरक्षा की कसौटी पर खरी उतरी। कमाल की बात यह है कि बस एक दम नहीं थी। उसकी बॉडी अभी तैयार की गई, फिर भी उसमें डेड बॉडी नजर आई। सवाल यह भी कि 40 मिनट तक फायर ब्रिगेड का ना पहुंचना, एम्बुलेंस का ना पहुंचना, क्या जिंदगियों के डेड बॉडी में बदलने के लिए जिम्मेदार है? टोल भरने के बाद भी टोल कंपनी की एम्बुलेंस का ना पहुंचना क्या जिंदगियों के डेड बॉडी बनने का जिम्मेदार है? आज हम आपको बताएंगे कि वो सच क्या है जिसको आपको कोई नहीं बता रहा है। क्योंकि रिपोर्ट कहेगी कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लेकिन शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ? आग क्यों नहीं बुझी? लोग आपात दरवाजे से बाहर क्यों नहीं आ पाए? फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि इन मौतों के पीछे छिपा है वो घिनौना सिस्टम जो बस बॉडी को डेड बॉडी बनने के लिए मजबूर करता है। स्लीपर से कूद नहीं पाए, एक ही दरवाजा था तो लोग फंस गए इसके अंदर। अब सोचिए जरा, ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये गैर इरादतन हत्याएं हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप महफूज हैं, आप एक लग्जरी बस में सफर कर रहे हैं, आप सोकर आराम से कहीं पहुंच रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि कब वो ठंडी हवा आग में तब्दील हो जाएगी और आपका सुकून भरा सफर सांसों को छीन लेगा। ये सिर्फ एक बस नहीं जली है, ये सिस्टम जला है। वो सिस्टम जो शायद इस घटना में पहले ही राख हो चुका था। जरा इस पूरी घटना के पीछे वो 5 महत्वपूर्ण सवाल क्या हैं जिनके जवाब कोई नहीं बता रहा है, उसे एक एक करके आज हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ घटना नहीं है, ये सिर्फ एक बस की बॉडी नहीं जली है, बल्कि उस बॉडी ने डेड बॉडी बनाया है, लोगों की सांसों को छीना है। तो जरा उन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझिए जिससे इस घटना का सीधा सीधा कनेक्शन है। सबसे पहले इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है बस की बॉडी। एक बस जिसको बनाया जाता है क्योंकि कंपनी से सिर्फ ये चेसिस लेते हैं। क्यों लेते हैं ये आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन जो बस बॉडी बिल्डर्स हैं वो क्या कर रहे हैं उसका इन 21 जानों से सीधा कनेक्शन है, सीधा। और ये जो डेड बॉडीज हैं जो 21 है, क्या वाकई में इंसाफ होगा? क्या वाकई में मुआवजे के जरिए भुला दिया जाएगा? क्या वाकई में एक रिपोर्ट तैयार करके उसे ठंडे बस्ते में दबा दिया जाएगा या फिर कुछ बदलने वाला है? क्योंकि जो एक बस जली है वो बता रहे कि राजस्थान में ऐसी हजारों बस चल रही हैं, वो बस जिनका फिटनेस रिपोर्ट एकदम चंगा है, एकदम चंगा, बिल्कुल वैसे जैसे इस बस का था जो 5 से 10 दिन पहले ही तैयार हुई, एकदम चकाचक, जिसका एक वीडियो बनाया गया कि उस लग्जरी बस को दिखाया जाए। और उसके बाद वो बस जिसकी बॉडी को लेकर कंपनी इतरा रही थी, ट्रैवल एजेंसी इतरा रही थी, उसने 21 जिंदगियों को डेड बॉडी में तब्दील कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी फिटनेस रिपोर्ट एकदम सही। और ये रिपोर्ट कैसे सही हुई ये भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद इमरजेंसी सेवाएं, जिनके लिए कहा जाता है कि वो जल्द से जल्द पहुंचे, लेकिन इस घटना में 40 मिनट लगे हैं फायर ब्रिगेड को पहुंचने में, जबकि जैसलमेर से दूरी महज 10 किलोमीटर, टोल से दूरी महज 40 से 45 किलोमीटर। और एम्बुलेंस को कहते हैं कि
फायर ब्रिगेड की भी बात पहुंची। तो कहां है इमरजेंसी सेवाएं? लेकिन इस सब के बीच में जो दिखा वो था मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता। मुख्यमंत्री तुरंत वहां पहुंचे, उन्होंने व्यवस्थाओं को संभाला। वो अस्पताल पहुंचे, वहां व्यवस्थाओं को संभाला। उन्होंने निर्देश दिए, सख्त आदेश दिए कि इस घटना को कैसे रोका जाए और इसके बाद कोई घटना ना हो, उन्हें कैसे रोका जाए। लेकिन एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले जब घटना घटती है तो सबकी नजर होती है आपातकालीन सेवाओं पर, इमरजेंसी पर। तो क्या वाकई में इमरजेंसी सेवाएं, आपातकालीन सेवाएं, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस वहां पर थी? क्या उनको संपर्क किया गया? क्या वो सो रहे थे? क्योंकि जैसलमेर घटना में कहा जा रहा है कि 35 से 40 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुंची थी। 35 से 40 मिनट में एम्बुलेंस को पहुंचने में फायर ब्रिगेड से भी ज्यादा वक्त लग गया, जबकि यह घटना जैसलमेर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर घटी। वहीं ये NHAI नेशनल हाईवे 125 है। टोल भी घटना से 45 किलोमीटर दूर था। टोल कंपनी की तरफ से कोई एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची ही नहीं। वहीं सिर्फ 10 किलोमीटर दूर जैसलमेर होने के बावजूद सहायता में 35 से 40 मिनट लगे, जबकि सरकार का दावा है कि शहरी क्षेत्रों में एम्बुलेंस 12 से 15 मिनट में पहुंच जाती है। यानी जो भी नगर पालिका है वहां एम्बुलेंस का होना जरूरी है। एक बार के लिए चलिए मान भी लेते हैं कि यहां जहां यह घटना घटी, जहां यह पूरी बस आग के गोले में तब्दील हुई, जहां एक एक करके 21 सांसें दम तोड़ रही थी, वो नगर पालिका नहीं थी। मान लीजिए, चलिए यह भी मान लेते हैं कि वो जैसलमेर शहर का हिस्सा भी नहीं होगा, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि वहां फायर ब्रिगेड पहुंचे ही ना? और क्या नहीं होना चाहिए कि जब नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का राजस्थान में एक बड़ा हिस्सा गांवों से होकर, ढाणियों से होकर गुजरता है, तो वहां गांव के अंदर भी फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सेवाएं हों? याद कीजिए, कितनी घटनाओं को याद कीजिए। अंत में ऐसी घटनाओं में सबसे पहले पास के गांव के लोग ही सहायता के लिए पहुंचते हैं, और इस घटना में भी वही पहुंचे। हमारी सरकार से अपील है कि हाईवे के नजदीक के गांव में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं करें, ताकि दुर्घटनाओं में तुरंत राहत पहुंचे और लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके, जिंदगियों को बचाया जा सके। वो जिंदगियां तो देखते ही देखते डेड बॉडी बन रही। लेकिन यहां इस बस की बॉडी जो एकदम चकाचक नहीं, जो खुद पर इतरा रही थी, उसने लोगों की जिंदगियों को डेड बॉडी में कैसे बदला? अब सोचिए जरा, क्योंकि डेड बॉडी नाम की कोई व्यवस्था शायद राजस्थान में है ही नहीं। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, क्योंकि जैसी गाड़ी तैयार करनी है वो यहां की जाती है। सड़क पर दौड़ाना है, उस तरीके की गाड़ियों को तैयार किया जाता है। पैसा कमाना है, बस उस पर फोकस है। बसों की फिटनेस को चेक करने की भी कोई मजबूत व्यवस्था नहीं है। और शायद आपने इस चीज को महसूस किया होगा, जगह जगह राजस्थान में सड़क किनारे तथा कथित इंजीनियर बैठे हैं, जो चेसिस पर बॉडी बनाते हैं, न नियम की परवाह करते हैं, न ही वो सुरक्षा के मापदंडों पर खरा उतरते हैं। बस मालिक को क्या चाहिए? वो बस बनाना है, पैसे कमाना है। इससे अगर आम जनता मर जाए तो उनका कोई लेना देना नहीं है। कमाल की बात तो यह है कि राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में ऐसी व्यवस्था भी नहीं, जिससे ऐसी बसों को सड़कों पर यमराज बनने से रोका जा सके। हालात यह है कि बॉडी बिल्डर पहले नियमों को तोड़ बस बनाते हैं, फिर यही बॉडी बिल्डर परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर अप्रूवल दिलाते हैं, क्लियरेंस दिलाते हैं। फिर इमरजेंसी गेट बसों में नहीं है तो भी चलेगा, बस के अंदर रास्ता संकरा है तो भी चलेगा, आपात व्यवस्था में मुख्य दरवाजे अगर ना खुले तो भी चलेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग सिर्फ एक बॉडी बनाने की है, जिससे अगर डेड बॉडी बने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये घट रहा है। मोटे तौर पर जरा इसको समझिए कि कैसे इस बस के इमरजेंसी गेट को भी कमाई का जरिया बनाया गया, और क्या वाकई में वो अंधे हो चले थे जो अप्रूवल दे रहे थे, क्या उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ऐसी बसों में किसी दिन उनके परिवार का भी कोई यात्रा कर सकता है?
और वो हमेशा के लिए ऐसे ही जलकर मर सकता है। क्योंकि जैसलमेर घटना के अंदर मौत की मुख्य वजह इमरजेंसी गेट का बंद होना बताया गया है। इमरजेंसी गेट पर एक सीट बना दी गई थी, सामान भरा हुआ था ताकि वहां से भी पैसे कमाए जा सके। कमाल की बात तो यह है कि बस में कम से कम 2 इमरजेंसी गेट होने चाहिए थे, यानी बस में कुल 4 गेट होने चाहिए थे, 2 सर्विस गेट और 2 इमरजेंसी गेट। इस बस में सिर्फ 1 इमरजेंसी गेट था और वो भी सीट बनाकर बंद किया गया था। वहीं खिड़की के कांच भी इमरजेंसी के वक्त नहीं टूटे और इसका मतलब यह कि खिड़की बनाने में भी नियमों को दरकिनार किया गया या ऐसा कोई सामान बस के अंदर रखा ही नहीं गया जो नियमों के हिसाब से होना चाहिए, जैसे कि हथौड़ा। वहीं बसों के अंदर अग्निरोधक उपकरण होने चाहिए थे जो शायद इस बस के अंदर नहीं थे। यानी इमरजेंसी से जुड़ी किसी भी कसौटी पर बस खड़ी नहीं उतरी। बस अगर खड़ी उतरी, किसी कसौटी पर खड़ी उतरी, तो वो था परिवहन विभाग का फिटनेस टेस्ट और परमिट जो बिना फिटनेस चेक करे दे दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आज हम आपको इस घटना के हर पहलू को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले जरा यह समझिए कि ये बाहर आकर ये चेसिस पर बॉडी बिल्डिंग क्यों होती है। क्या वाकई में जो स्टैंडर्ड बसें आ रही हैं वो इनके बजट से बाहर है, या जो ठूस ठूस कर सवारियों को भरना चाहते हैं उस हिसाब से स्टैंडर्ड बसें होती ही नहीं? जरा दोनों में अंतर समझिए। उसके बाद एक ऐसी घटना हम आपको बताएंगे जिसके बाद आप सोचने पर मजबूर होंगे कि अगर अब कुछ नहीं बदलता तो फिर मान लीजिए कभी कुछ नहीं बदल सकता। जरा देखिए, स्टैंडर्ड बस और जो एक अवैध बसें होती हैं इनके बीच में क्या अंतर है। लागत करीब 1 करोड़ या उससे ज्यादा आती है अगर आप स्टैंडर्ड बस लेते हैं। जहां लागत 60 से 65 लाख के आसपास होती है, यानी कि जो ट्रैवलर्स है उनको एक बस पर 40 लाख के आसपास बच जाते हैं। और इसीलिए वो जो सड़क किनारे तथाकथित इंजीनियर हैं उनसे बसों को बनवाते हैं। इसके अलावा 13.5 मीटर साइज की बसों में 36 स्लीपर सीट होती है, जबकि सीटों की संख्या भी यहां ज्यादा होती है और संख्या ज्यादा होने के साथ वो स्पेस छोड़ा ही नहीं जाता कि जहां इमरजेंसी में कोई निकलना चाहे तो वो निकल जाए। 12 मीटर साइज की बसों में अधिकतम 30 सीट लगाई जा सकती है। स्लीपर बस में पर्दे की जगह शटर लगा होता है। इसके अलावा दोनों के बीच का अंतर और समझिए जरा। सीटों के बीच प्रॉपर गैप होता है। स्लीपर बस में पर्दे लगे होते हैं, इमरजेंसी एग्जिट तक को यहां खत्म कर दिया जाता है। वहीं फायर सिस्टम और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाता है। फायर सिस्टम और सुरक्षा मानकों की अनदेखी होती है। अनदेखी इसलिए नहीं होती है कि वो करना चाहते हैं, अनदेखी इसलिए होती है कि किसी साहब जिससे परमिशन अप्रूवल मिलना है उसकी जेब में नोटों की गड्डियां डाल दी गई और इसलिए उनको परमिशन मिल गई। वरना बाकायदा हमने परफॉर्मा चेक किया जिसके हिसाब से किसी बस को फिटनेस अप्रूवल मिलना चाहिए, सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। अगर उसका हर कॉलम सही तरीके से भर दिया जाए तो फिर मान लीजिए कि बसों में ज्यादा समस्या नहीं होगी। लेकिन समस्या तो यहां उस सिस्टम में है जो अप्रूवल देता है। जो चित्तौड़गढ़ में घटा, जो चित्तौड़गढ़ के डीटीओ पर आरोप है कि ना तो बस वहां पहुंची ना फिटनेस चेक हुई, उसके बावजूद अप्रूवल दे दिया, बिना बस के वहां पहुंची। क्या ये बिना पैसों के मुमकिन है? क्या वाकई में इस वक्त जो 21 लोगों की जान गई उसके लिए डीटीओ जिम्मेदार है? उसके लिए वो ट्रैवल कंपनी का मालिक जिम्मेदार है जिसने बस को नियमों से विरुद्ध जाकर इसलिए बनवाया कि 4 सवारी ज्यादा बैठ जाए, 4 पैसे ज्यादा आ जाए, बेशक 21 लोगों की जलकर मौत हो जाए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बस बॉडी कोड की पालना बेहद जरूरी। क्या मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा जो पूरे स्टेट के अंदर एक व्यापक अभियान चला रहे हैं, क्या उसमें इस कोड की पालना होगी? ये कोड क्या है? ये कोड है AIS 119 और AIS 052। ये बस बॉडी कोड ना केवल बस के डिजाइन तय करते हैं बल्कि यात्रियों की जान की सुरक्षा के लिए बनाए गए। इन नियमों का पालन न करना सीधे तौर पर जान जोखिम में डालना है। फायर सेफ्टी और इमरजेंसी एग्जिट जैसी सुविधाएं बस ऑपरेटर्स की जिम्मेदारी है, लेकिन परिवहन विभाग की ढिलाई से इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। स्लीपर कोच बसें अगर AIS 119 मानकों के अनुरूप बनाई जाए तो हादसे की स्थिति में यात्रियों की जान को बचाया जा सकता है। मौजूदा हालात बताते हैं कि ज्यादातर बसें मानकों से कोसों दूर हैं।
परिवहन विभाग के नियमित निरीक्षण और सख्त कार्रवाई के बिना ये बसें चलती फिरती खतरा बन रही है। तो फिर इनको अप्रूवल कैसे मिलता है? दरअसल कहा जाता है कि जो बॉडी बिल्डर वही अप्रूवल लेकर आते हैं, और हो सकता है किसी सीट पर बैठे साहब पूछते हो कि हाँ मानक पूरे, बॉडी बिल्डर कहता है जी साहब, तो ठीक है ये दीजिए और ये सर्टिफिकेट ले जाइए। ऐसे फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं, ऐसे। आप सोचिए सर, क्या वाकई में अगर इस बस की सही जांच हुई होती तो क्या यह हादसा होता? अगर वाकई में सही वक्त पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंची होती तो क्या यह हादसा होता? क्या वाकई में अगर इमरजेंसी एग्जिट के ऊपर सीट ना लगी होती तो क्या यह हादसा इतना बड़ा होता? क्योंकि नियमों के अनुसार स्लीपर बस का डिजाइन यह था ही नहीं जिसको अप्रूवल दिया गया। बस कोड में स्लीपर बसों के डिजाइन को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश है। मसलन स्लीपर लेआउट 1, 2 या 1-1 टाइप होना चाहिए। नीचे वाली स्लीपर सीट की ऊंचाई 200 से 400 mm के बीच रखी जानी चाहिए। ऊपर और नीचे के बीच की दूरी कम से कम 800 mm होनी चाहिए। स्लीपर की लंबाई 1800 mm और चौड़ाई 600 mm होनी चाहिए। हर स्लीपर में सुरक्षा रेलिंग होना जरूरी है जो कम से कम 60% ऊंचाई तक हो, ताकि यात्री नींद में गिर ना जाए। लेकिन ये कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन आप सोचिए जरा, जब आप एक हेलमेट लेने जा रहे हैं तो उसमें ISI मार्क चेक होता है, और अगर आप एक हेलमेट जो कि आपने लोकल कहीं से खरीदा है उसको पहनकर निकल जाएंगे तो आपका चालान कट जाएगा। आप जब एक गाड़ी लेने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ 4 से 5 लोगों को बैठना है तो आप उसका सेफ्टी टेस्ट का नंबर चेक करते हैं। क्रैश टेस्ट में वो कितनी पास हुई, कितनी फेल हुई, ये चेक करते हैं, और कंपनी उस डिजाइन को खुद क्रिएट करती है। अब जरा सोचिए, एक बस जिसमें 40 से 60 लोग होते हैं उसके चेचिस थमा दी जाती है कि जाइए जहां से बनानी है बना लीजिए। और सोचिए एक बार सर, अगर ऐसा हो तो फिर क्या हो, देखिए सर। क्योंकि अगर आपको कार इस तरीके से मिलने लगे तो फिर क्या करेंगे? अगर आपको मोटरसाइकिल इस तरीके से मिलने लगे तो क्या करेंगे आप सोचिए जरा। क्योंकि आपको बस इस तरीके से मिल रही है, इस तरीके से बस मिल रही है जिसमें 40 से 60 लोग बैठकर चल रहे हैं, जबकि जिस कार में 4 से 5 लोग बैठकर चल रहे हैं वो प्रॉपर डिजाइन है, वो हर मानकों पर खरी उतर रही है, उसको हर कसौटी पर चेक किया जाता है, कंपनी उसकी जिम्मेदारी लेती है, उसके ना जाने कितने टेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट के कितने ऑब्लिगेशंस होते हैं। आज तो हद यह है कि हर सीट के साथ सीट बेल्ट है और बाकायदा उसमें ना जाने कितने सुरक्षा के मानकों को तैयार किया गया। बिल्कुल ऐसे ही मोटरसाइकिल, स्कूटर सुरक्षा के मानकों पर खरा उतरने के बाद बाजार में, तो फिर बस जिसमें ना जाने लाखों लोग हर दिन सफर कर रहे हैं वो ऐसी क्यों आती है? और क्यों ये ऑपरेटर्स पर छोड़ दिया गया है, बस मालिकों पर छोड़ दिया गया है कि आपको इस ढांचे पर जो बनाना है वो बना लीजिए, किसी को समस्या नहीं होगी। आपको नियम तोड़ना है तोड़ दीजिए, किसी को समस्या नहीं होगी। अगर आपको नियमों से खिलवाड़ करना है तो भी किसी को समस्या नहीं होगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सोचिए जरा, आपको कार की सिर्फ चेसिस मिले, स्कूटर का सिर्फ बेस मिले, और उसके बाद मनमर्जी से आप अपनी कारों को बाहर से तैयार कराएं, क्या यह मुमकिन है? इस सवाल की गंभीरता को समझिए, क्योंकि कार में सिर्फ 4 से 5 लोग और स्कूटर पर सिर्फ 2 लोग बैठते हैं। फिर भी कारों की बनावट और सुरक्षा के लिए रिसर्च होती है, इनके क्रैश टेस्ट होते हैं, उनके मुताबिक सेफ्टी नंबर दिए जाते हैं, फिर इन्हीं सेफ्टी नंबर के आधार पर कारों को बेचा जाता है। तो फिर जिन बसों में 40 से 60 लोग बैठते हैं उनके साथ लापरवाही क्यों? उनकी बॉडी को बनाने के लिए अधिकृत कंपनियां खुद काम क्यों नहीं करती? क्यों बस मालिकों को यह विकल्प दिया जाता है कि वो अपने हिसाब से बसों को तैयार करें? और अगर यह विकल्प दिया गया है तो फिर इनकी कठोर मॉनिटरिंग क्यों नहीं है? क्या राज्य सरकार यह पाबंद करेगी कि बसों की बॉडी सिर्फ कंपनी ही बना कर दे, और अगर कोई प्राइवेट इसको तैयार करता है तो वो ऑथोराइज्ड हो
और फिर उसकी जांच नियमों के मुताबिक कठोरता से की जाए। क्या यह हो सकता है? क्या वाकई में हो सकता है? सवाल तो यह भी है कि रोड सेफ्टी फंड, क्या उसका इस्तेमाल वेलफेयर के लिए हो सकता है? जो डेड पॉइंट्स हैं, जो लापरवाही है, इनको कंट्रोल करने के लिए एक विंग तैयार करके उस पर खर्च हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सेस का एक हिस्सा रोड सेफ्टी के लिए फंड बनाकर उसको इस्तेमाल करना है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने रोड सेफ्टी कमेटी बनाने के लिए हर स्टेट को पाबंद किया। राज्य सरकार के पास इस वक्त अनुमान के मुताबिक 700 से 800 करोड़ के आसपास का रोड सेफ्टी फंड है और इस फंड का इस्तेमाल ड्राइवर ट्रेनिंग, नई तकनीक के उपयोग, शॉर्ट सर्किट की वजह और ब्लैक स्पॉट पर रिसर्च में होना चाहिए। लेकिन अफसोस, इस फंड का इस्तेमाल ना के बराबर ही हो रहा है और घटना के पीछे के हम कह रहे हैं कई कारण हैं। उनमें एक कारण राजस्थान में ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए क्या कुछ है भी, क्योंकि राजस्थान में ज्यादातर ड्राइवर्स की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, कोई एक्रेडिटेड ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। हालांकि 500 मोटर वाहन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जरूर है, लेकिन इनका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। भारी वाहन के चालक के लाइसेंस के लिए ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक राजस्थान में है ही नहीं। अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी है तो उसको बाहरी राज्य में जाना होगा। उदाहरण के लिए ओडिशा में हर ड्राइवर की ट्रेनिंग कराई जाती है। क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस तरफ ध्यान देंगे और एक ट्रेनिंग सेंटर ऐसा बनाएंगे जहां सब कुछ ऑनलाइन हो? क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है वो इन 21 लाशों ने बता दिया है। हमारे यहां एनफोर्समेंट ट्रेनिंग की भी जरूरत है, क्योंकि राजस्थान में 60% दुर्घटनाएं महज 11% हाईवे पर हो रही हैं। ऐसे में इन हाईवे पर स्पीड कैमरे से लेकर एआई का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? 72% दुर्घटनाएं ज्यादा रफ्तार की वजह से होती है। यहां के ब्लैक स्पॉट का समाधान तुरंत क्यों नहीं किया जाता? ज्यादातर आगजनी की घटनाओं में शॉर्ट सर्किट कारण होता है। क्या कोई रिपोर्ट तैयार हुई कि ये शॉर्ट सर्किट क्यों होते? क्या इस वजह से तो नहीं कि इन बसों को बॉडी बिल्डर तैयार करते हैं और उसमें हजारों लापरवाहियां करते हैं और इसीलिए लोगों की जान जाती है। इस घटना के बाद बहुत कुछ होना चाहिए। वो इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो संवेदनशील भी नजर आ रहे हैं, वो सख्त भी नजर आ रहे हैं और सामाजिक भी नजर आ रहे हैं। तो हम आज उन सवालों को उठा रहे हैं जो राजस्थान में होने चाहिए और उसमें जो सबसे जरूरी है वो है जिला स्तर पर फिटनेस सेंटर खोले जाने चाहिए, जिनकी सारी सिस्टम की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन। बसों की बॉडी बिल्डिंग अधिकृत कंपनी ही करे, यह राजस्थान में नियम होना चाहिए। जगह जगह बैठे बस बॉडी बिल्डर पर नकेल कसी जानी चाहिए और जो अनधिकृत हैं उन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। बाहर से बनी बॉडी की रिपोर्ट की लाइव मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि यह पता चल जाए कि किसने अप्रूवल दिया और इससे उनकी जवाबदेही बढ़ेगी। सक्षम अधिकारी के जरिए बॉडी फिटनेस की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। जिला स्तर पर अधिकृत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाने चाहिए। वर्तमान में चल रही सभी प्राइवेट बसों की रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। जिसमें गड़बड़ी है उनको किसने अप्रूव किया उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम इंतजार नहीं कर सकते कि केस जाने फिर से चले और फिर हम चेक करें कि इसको किसने अप्रूव किया और उसको निलंबित कर दें। होना यह चाहिए कि हम सारी बसों को एक बार चेक करें और उनके अंदर की कमियों के बावजूद किसने उन्हें अप्रूव किया उन पर अभी से कार्रवाई करें। जिस कंपनी ने नियमों के विरुद्ध तैयार बसों को अप्रूव कराया उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए। जिन बस बॉडी बिल्डर की बसों में खामियां मिले उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए टास्क फोर्स तैयार हो जो सीधे मुख्यमंत्री के अधीन हो। पूरे प्रदेश में बसों की रिपोर्ट टाइम बाउंड तैयार हो, एक्शन भी टाइम बाउंड हो। और इससे भी जरूर आपातकालीन सेवाओं को युद्ध स्तर पर मजबूत किए जाने की जरूरत, ग्रामीण स्तर तक फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के होने की जरूरत है। क्योंकि हम हर बार लहू बहने के बाद एक्शन नहीं देख सकते। पहले अब एक्शन होना चाहिए ताकि लहू बहे ही ना, कोई बस के बॉडी लोगों की जिंदगी को डेड बॉडी में तब्दील ना करे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के साथ राजस्थान का विश्वास मजबूत हुआ।
विश्वास मजबूत हुआ कि एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो रात में अपनों के बीच पहुंचते हैं, उनके आंसुओं को पोंछते हैं, उनसे वादा करते हैं कि उनके साथ इंसाफ होगा और उनके खिलाफ एक्शन होगा जो इसके लिए जिम्मेदार है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस घटना में मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा का संवेदनशील, सख्त और सामाजिक व्यक्तित्व नजर आया। संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत रात में ही वो जैसलमेर पहुंचे, घटनास्थल का दौरा किया। मृतकों की बॉडी को देख मुख्यमंत्री बेहद भावुक नजर आए। यहां से फिर वो सीधे जोधपुर के लिए रवाना हुए, अस्पताल पहुंचे, अस्पताल की बर्न यूनिट में पहुंचे, पीड़ितों से मिले और उनको भी भरोसा दिया। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा का सख्त रुख भी नजर आया। उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए तुरंत व्यवस्थाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए, तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनवाया, चित्तौड़गढ़ डीटीओ को निलंबित कर दिया, पूरे प्रदेश में बसों की सघन जांच के निर्देश दिए और दोषियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। उनका सामाजिक जिम्मेदारी से भरा रूप भी नजर आया, क्योंकि पीड़ित परिवारों से वो मिले, उनको ढांढस बंधाया, उनके आंसू पोंछे, मुआवजे की समीक्षा की और पीड़ितों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। और इस भरोसे के साथ राजस्थान आज उनसे चाहता है कि एक व्यापक जांच हो, टाइम बाउंडेड जांच हो, जिसमें जो भी ऐसी बसें हैं जिन्होंने नियमों से खिलवाड़ किया है, उन सभी बसों को सीज किया जाए। जिन्होंने उन बसों की बॉडी को बनाया है, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और जिन डीटीओ ने, जिन अधिकारियों ने उन बसों को अप्रूव किया है, उनको कठोर सजा दी जाए, ताकि ये पता चले कि जो भी यहाँ राजस्थान में जिंदगियों से खेलने के लिए काम करेगा, पैसों के जरिए उनको बख्शा नहीं जाएगा और यहां से इकबाल कायम होगा। वरना यूं ही बसें चलती रहेंगी, यूं ही बसों की बॉडी लोगों की जिंदगी को डेड बॉडी में तब्दील करती रहेगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। स्लीपर से कूद नहीं पाए, एक ही दरवाजा था तो लोग फंस गए इसके अंदर।